हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुतार, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा से सांख्यिकी भौतिकी का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे ऊष्मागतिक प्रायिकता और एंट्रोपी के मध्य संबंध। तो कला निर्देशाकाश में अधिकतम प्रायिकता वाली स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होती है। ऊष्मागतिकी में एक विलगित तंत्र या आइसोलेटेड का मतलब होता है ऐसा निकाय जिसका बाहर के एनवायरनमेंट से कट कर दिया जाए, यानी ना तो ऊर्जा का वह विनिमय कर सकता है, ना ही वह कणों का विनिमय संभव है। तो एक विलगित निकाय की साम्य अवस्था में एंट्रोपी जो होती है वह अधिकतम होती है। अतः साम्य अवस्था में एंट्रोपी व ऊष्मागतिक प्रायिकता दोनों का मान अधिकतम होता है, अतः दोनों के मध्य कोई संबंध होना चाहिए। तो यह संबंध हम ज्ञात करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम मान के चल रहे हैं ऊष्मागतिक प्रायिकता और एंट्रोपी के मध्य संबंध S इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ डब्ल्यू, जहाँ पे डब्ल्यू जो है वह ऊष्मागतिक प्रायिकता को व्यक्त करता है, एस जो है एंट्रोपी को व्यक्त कर रहा है। फंक्शन क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, यह ज्ञात करना हमारा उद्देश्य है। यदि दो विलगित निकाय जिनकी एंट्रोपी S1 और S2 है, ऊष्मागतिक प्रायिकता W1 और W2 है, तो हमारे पास रिलेशन आ गया S1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ W1 और S2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ W2। यहाँ पे फंक्शन F में कोई चेंज नहीं किया है क्योंकि एंट्रोपी और ऊष्मागतिक प्रायिकता लिए हैं दो अलग अलग निकायों के लिए, तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। दो निकाय को अगर ऐड कर दिया जाए तो उनकी एंट्रोपी क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो हम उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, S इक्वल टू S1 प्लस S2। कुल निकाय की कुल जो एंट्रोपी है वह मिलेगी हमें फंक्शन ऑफ W1 प्लस एफ W2 के तुल्य। कुल प्रायिकता जो होती है दो निकाय की ऐड करने पर वह W इक्वल टू W1 प्लस W2 होती है। तो समीकरण 1, 2 और 3 से हमारे पास रिजल्ट आएगा, राइट हैंड साइड जो है वह हो जाएगी f। W1 W2 का फंक्शन है, वह फंक्शन ऑफ W1 प्लस फंक्शन ऑफ W2 के इक्वल है। तो इस प्रकार के फंक्शन के लिए जो प्रॉपर्टीज होती है वह लघु गुणक या लॉग के रूप में होनी चाहिए। तो समीकरण 4 में W1 के सापेक्ष अगर आंशिक अवकलन किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट मिलता है डेल एफ अपॉन डेल W1 इक्वल टू डेल एफ W1 अपॉन डेल एफ W1। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो W1 W2 दोनों का है। यहाँ पे जो फंक्शन है राइट हैंड साइड में वो W1 का फंक्शन है। इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, W1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास W2 को मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास आ गया W2 डेल F विच इज अ फंक्शन ऑफ W1 W2 डिवाइडेड बाय डेल W1 W2 इक्वल टू डेल F W1 अपॉन डेल W2। अब यहाँ पे हमने आंशिक अवकलन कर दिया W1 और W2 दोनों के रेस्पेक्ट में, और W2 जिसका हमने डिवाइड किया था उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। तो हमारे पास में ये इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से, डेल F W1 W2 का फंक्शन है, पार्शियल डेरिवेटिव किया W1 W2 के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू 1 अपॉन W2 डेल F W1 अपॉन W2। इस प्रकार समीकरण जो 2 है उसका W2 के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया और इसी प्रकार से हल करना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई डेल F अपॉन डेल W2, जहाँ पे F W1 W2 दोनों का फंक्शन था। राइट हैंड साइड में डेल F W2 अपॉन W2 आ गया, W1 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, इसको ट्रांसफर कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन का फॉर्म बनेगा डेल F W1 W2 अपॉन डेल W1 W2 इक्वल टू 1 अपॉन W1 इक्वल टू इंटू डेल F W2 अपॉन W2। इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड
दोनों का इक्वल मिल रहा है तो राइट हैंड साइड भी ऑब्वियसली इक्वल होगा, तो हमारे पास इक्वेशन का ये फॉर्म मिलेगा 5 और 6 से 1/W2 डेल एफ W1/W2 इक्वल टू 1/W2 इंटू डेल एफ W2/W2। W1 और W2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो ये जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वेशन का फॉर्म बन गया W1 इंटू डेल एफ W1 अपॉन डेल W1 इक्वल टू W2 डेल एफ W2 अपॉन W2। तो इन जनरल हमारे पास ये टर्म आ गई कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो फर्स्ट निकाय के लिए है, ये सेकंड निकाय के लिए। फर्स्ट में कोई भी चेंज करेंगे तो केवल इसमें चेंज आए, द्वितीय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये तभी संभव है जब ये सेपरेटली किसी कांस्टेंट के तुल्य हो। तो ये वैल्यू हमने यूज कर लिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई W इंटू डेल एफ अपॉन डेल W इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन का फॉर्म आएगा W इंटू डेल एफ इक्वल टू के डेल W, या डेल एफ इक्वल टू 1/ओमेगा के डेल W। तो ये वैल्यू आ गई, इसको इंटीग्रेट कर लें तो डेल एफ इंटीग्रेशन ऑफ डेल एफ इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ 1/W इंटू DW। तो हमारे पास f का जो मान आ गया वो आ जाएगा k log W। ln का मतलब log बेस e, जिस इसका आधार है वह e होगा, यानी नेचुरल लॉग लिया हुआ है। अतः किसी निकाय में जितनी अव्यवस्था होती है उतनी ही अधिक एंट्रोपी होगी और ऊष्मागतिक प्रायिकता होगी। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले जो हम क्लासिकल में भी यूज करते हैं, सॉरी ऊष्मागतिकी में भी यूज कर चुके हैं पहले। S इक्वल टू के लॉग W, नेचुरल लॉग लिया हुआ है, या पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में k n k log z प्लस k बीटा इंटू यू, एन आई इक्वल टू n अपॉन z e की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी, यू इक्वल टू n k t स्क्वायर अपॉन z डेल z अपॉन डेल टी, या n k t स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग z। s इक्वल टू पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में k n के log z प्लस u अपॉन टी, और f इक्वल टू होता है u माइनस टी एस। u और टी एस की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी माइनस n के टी लॉग z। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपभ्रष्टता। यदि किसी कोष्टिका में ऊर्जा अवस्था EI के संगत एक से ज्यादा अवस्थाएं उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? अपभ्रष्टता कहते हैं। माना समान ऊर्जा वाली अवस्थाओं की संख्या GI है तो NI कणों की ऊर्जा है तो NI कणों को इन ऊर्जा अवस्थाओं में व्यवस्थित करने की जो संख्या है, उनके जो नंबर है तरह के जो है, वह GI की पावर NI से व्यक्त किया जाता है। अतः विभिन्न कोष्टिकाओं में n कणों को व्यवस्थित करने के तरीके या सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या या ऊष्मागतिक प्रायिकता जो है उसके फॉर्मूले में कुछ परिवर्तन आएगा। डिजेनरेसी के केस में, अपभ्रष्टता के केस में वो हम लिखेंगे W इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 इंटू फैक्टोरियल n2 इंटू फैक्टोरियल n3 एंड सो ऑन। इसके साथ ही डिजेनरेसी वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अगर G1 फर्स्ट स्टेट के लिए डिजेनरेसी को शो कर रहा है उसमें n1 पार्टिकल, तो G1 की पावर n1 इंटू G2 की पावर n2 इंटू G3 की पावर n3 एंड सो ऑन। तो हम मल्टीपल की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन पाई आई फैक्टोरियल ni पाई आई GI की पावर ni। तो यह इम्पोर्टेंट पार्ट है ऊष्मागतिक प्रायिकता का या सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या का मान ज्ञात करने के लिए डिजेनरेसी के केस में। धन्यवाद, थैंक यू।